हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इकोनॉमिक्स क्लास। और आज हम लोग अपने इंट्रोडक्टरी इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स के सीक्वेंस में, कंटिन्यूएशन में फोर्थ लेक्चर लेके आपके सामने आए हैं। और आज वाले क्लास में जो हम लोग सीखने वाले हैं वो बेसिकली पीपीसी से आगे, पीपीसी इंक्लूडिंग आगे के जो टॉपिक्स हैं उसको हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। आई होप अब तक जो आप लोगों ने पढ़ा होगा वो आपको अच्छे से याद होगा। एक बार रिकॉल करा देते हैं सो दैट कि आप लोग को समझ में आ जाए कि अब तक के लेक्चर्स में हम लोग ने क्या क्या चीजें पढ़ा है। सबसे पहला हम लोगों ने क्या देखा है, तो इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोगों ने समझा है। इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने आपको क्या क्या चीजें बताया है। इंट्रोडक्शन के अंदर आपको बताया है कि इकोनॉमिक्स क्या है, इसके बाद इकोनॉमी क्या है, फिर हम लोगों ने टाइप्स पढ़ा, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड टाइप्स ऑफ economy. Then in the continuation of this chapter we have also discussed about resource किसको कहते हैं, ठीक है, और रिसोर्सेज के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है जो मैंने आपको बताया था कि मेनली अगर हम लोग सारे रिसोर्सेज को कंप्लीट वे में स्टडी करते हैं तो हमको इतना समझ में आता है कि संसाधन के अंदर दो विशेषताएं पाई जाती हैं। याद होगा आप लोगों को, संसाधन क्या है, दुर्लभ है, स्कार्स है, एंड दे हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, यानी उनका वैकल्पिक उपयोग भी है, ठीक है। और ये जो दो विशेषताएं हैं संसाधनों की, उसकी वजह से जो समस्या आती है, जिसका सामना हर प्रकार की अर्थव्यवस्था को करना पड़ता है, चाहे वो सोशलिस्ट हो, कैपिटलिस्ट हो या मिक्स्ड इकोनॉमी हो, उसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम, राइट। इसके बाद हम लोगों ने सेंट्रल प्रॉब्लम्स को कैसे डील किया जाता है अलग अलग इकोनॉमी के अंदर, उसके बारे में हम लोगों ने अब तक डिस्कस किया था, राइट। तो ये था अब तक का एक रीकैप जो हम लोगों ने चैप्टर 1 से रिलेटेड किया है। जितने भी टॉपिक्स हम लोगों ने खत्म कर लिया, समझ लिया है, ठीक है, उसका एक रीकैप था। आई होप यहां तक आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। आज हम लोग एक फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसको कहा जाता है उत्पादन संभावना वक्र, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, हिंदी में कहा जाता है उत्पादन संभावना वक्र, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है। तो पहले हम लोग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में समझे। एक मैं आपको सीधा सा रेफरेंस देता हूं, ठीक है, उस रेफरेंस से समझने की कोशिश कीजिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले मान लेते हैं कि हमारे पास मैं दो चीजों का उदाहरण आपको देता हूं, ठीक है। मान लीजिए, बोलोगे कि सर भी रोटी पूड़ी ही सिर्फ खिलाते रहते हैं, बट ऐसा नहीं है। इसको समझने का सबसे सिंपल एग्जांपल है कि एज्यूम कर लो कि आपके घर में जो आटा गूंद के रखा हुआ है, उस आटे के इस्तेमाल से आप क्या क्या चीजें बना सकते हो। उस आटे के इस्तेमाल से आप रोटी बना सकते हो और पूड़ी बना सकते हो, राइट। ये दो चीजें बनाई जा सकती हैं। यहां पे हम लोग एक एजम्पशंस के तौर पे लेके चल रहे हैं, जो भी चीजें समझने वाले हैं, ठीक है। हालांकि इतना तो आपको समझ होगा कि जितना आटा की क्वांटिटी हमारा रोटी में लगता है, इट इज नॉट मैंडेटरी कि उतना ही आटा हमको पूड़ी में ही लगे, एक पूड़ी बनाने में जितना एक रोटी बनाने में हमको लगा है। तो हम लोग उसी एजम्पशंस पे इस स्टडी को आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट्स एज्यूम कि मैं धीरे धीरे जो रोटी की क्वांटिटी है उसको बढ़ाना चाहता हूं, तो 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पहले इसको टेबल को देखिए कैसे बनाया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद यहां पे हम लोग क्या करेंगे, सीधे बॉटम से स्टार्ट करेंगे इस टेबल को क्रिएट करना, ठीक है। बॉटम में 0 से आपने पिक किया, कहां से पिक किया, 0 से पिक किया है आपने, ठीक है। अब यहां पे एक रेंज लेके चलो, जहां पे आपने स्टार्ट किया है 0, देखिए मैंने इस सीक्वेंस में लिखा है, और फिर दूसरे जो कमोडिटी है, दूसरी जो वस्तु है, चलो आप इसको गुड एक्स गुड वाई भी मान सकते हो, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड में है तो भाई आप लोग बोलोगे सर क्या रोटी पूड़ी खिला रहे हैं, तो चलो आपके लिए एक्स और वाई हो गया,
ठीक है। बाकी हमारे और बोर्ड्स के लिए है सिंपल भाषा में, सरल भाषा में आपको समझाने के लिए इसको रोटी और पूड़ी हम मान के चल रहे हैं। तो पहला जो कॉमोडिटी है उसको मैं एक डिसाइडेड पैटर्न में बढ़ा रहा हूं कि भाई पहले मैं कुछ नहीं प्रोड्यूस करा था, फिर कुछ और, फिर कुछ और, लेकिन जो भी चेंजेस करूंगा वो एक डिसाइडेड पैरामीटर, फिक्स पैरामीटर पे मैं बढ़ा रहा हूं। देख रहे हो कि 10-10 की ही रेंज पे मैं इसको इंक्रीज कर रहा हूं। अच्छा, यहां पे कॉम्बिनेशन मैंने कितने लिए हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 7 है। तो हम लोग क्या करते हैं, मिनिमम इसके ऊपर जो मैं वैल्यू लिखूंगा उसके बीच में 7 का डिफरेंस होना चाहिए, उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो 7 का डिफरेंस ना लेके मैंने यहां पे ले लिया 10 का डिफरेंस। ठीक है, इसमें कितने का डिफरेंस हो गया, 10 का। अब इसका और इसके ऊपर वाला जो कॉम्बिनेशन है उसको मैं जो भी वैल्यू लिखूंगा उसके बीच में 10 का डिफरेंस नहीं बल्कि उससे कम का डिफरेंस होना चाहिए। यानी जितना डिफरेंस यहां पे था, कितने का डिफरेंस था, यहां डिफरेंस है 10 का, तो अगली बार जो मैं डिफरेंस लूंगा वो 10 का नहीं, 10 से थोड़ा सा कम लूंगा। तो चलो मैं इसको एज्यूम कर लेता हूं, मैंने यहां पे डिफरेंस ले लिया है 8 का, यानी यहां पे कितना हो जाएगा वैल्यू, 18। इसके बाद अगला जो वैल्यू मैं लिखने जा रहा हूं उसके बीच में 8 का डिफरेंस नहीं, उससे थोड़ा सा डिफरेंस कम कर देते हैं। तो डिफरेंस 8 से कम 7 हो सकता है, 6 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने यहां पे मान लेते हैं 4 का डिफरेंस ले लिया, या 3 का डिफरेंस ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 15 हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद या 2 का भी ले सकते हो आप, 6 का ले लेते हैं, तो यहां कितना हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा 24। ठीक है, इसके बाद 4 का डिफरेंस ले लिया मैंने। ठीक है, 4 का डिफरेंस ले लिया तो यहां कितना हो गया, 28 हो गया। ठीक है, अगली बार मैं 2 का डिफरेंस ले लेता हूं, तो 2 का डिफरेंस लूंगा तो 30 हो गया। ठीक है, इसके बाद मैं 1 का डिफरेंस ले लेता हूं तो हो गया मेरा 1, यानी यहां पे कितना हो जाएगा, 31। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। मैंने टेबल जब कंप्लीट करना स्टार्ट किया है तो आई स्टार्टेड फ्रॉम बॉटम, मैंने नीचे से स्टार्ट किया है। पहले मैंने इसको भरा है, यहां पे मैंने 0 10 20 लिया है, आपका दिल करे 0 2 4 6 8 10 इस सीक्वेंस में भी ले सकते हो, 3 6 9 इस सीक्वेंस में भी ले सकते हो, ये आपकी मर्जी है, बट सीक्वेंस शुड बी यूनिफॉर्म, एक के पैटर्न में। ठीक है, दूसरे के पैटर्न में क्या कर रहे हैं, तो पहले मैंने 0 लिखा और क्या किया, मैंने काउंट किया टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितना है, ताकि मेरा टेबल परफेक्ट बने। देखो मैं अभी कॉन्सेप्ट सिखा ही नहीं रहा हूं, मैं यहां सिखा रहा हूं आपको टेबल कैसे परफेक्टली बनाना है, ताकि आपको डिपेंडेंट किसी पे ना रहना पड़े। देन हम लोग आगे जाके डिस्कस करेंगे कि भाई प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कब होता क्या है। ठीक है, अभी उसका कोई संबंध ही नहीं है, मैं अभी आपको टेबल बनाना सिखा रहा हूं कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट जो होता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल जो होता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी जो टेबल होता है उसको हम कैसे बना सकते हैं। समझ में आ रहा है, तो ये एक पैटर्न हो गया। अब इसके बाद मैंने इसको नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी, इसको नाम दे दिया सी, डी, ई, एफ, जी। ठीक है, अब इसी चीज को हम लोग डायग्रामेटिकली अगर रिप्रेजेंट करना चाहे तो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहां पे मैं रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं गुड वाई, जो कि है मेरा पूरी। ठीक है, और यहां पे रिप्रेजेंट मैं करने जा रहा हूं गुड एक्स, जो कि है रोटी। ठीक है, अब देखो यहां पे सीक्वेंस क्या जा रहा है, जो भी आपका, चाहे वो एक्स हो चाहे वाई हो, जो भी आपका एक यूनिफॉर्म वे में बढ़ रहा है उसको आप एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करना। ठीक है, उसको आप एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करना। तो यहां पे हो गया 10 20 30 40 50 एंड द लास्ट वन इज 60। ठीक है, सेम वैसे ही हम लोग वाई एक्सेस को देखते हैं, वाई एक्सेस पे हम लोग को पूरी यानी गुड वाई को रिप्रेजेंट करना है, तो क्या मार्जिन हम लोग ले सकते हैं, तो 5 का ले सकते हैं, 5 10 15 20 25 30, क्योंकि 31 है तो इसलिए 35 तक इसको लेके जा रहा है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट। अब इसके आगे हम लोग क्या कर सकते हैं उस पर ध्यान दीजिए। अब देखो जिस समय आपने पहला कॉम्बिनेशन की बात करते हो तो उस समय रोटी कितना है, रोटी है 0 और पूरी कितना प्रोडक्शन है, 31 है। तो चलो मैं इसको एज अ सिंबल यहां पे 31 मार्क कर दे रहा हूं, ये हो गया मेरा पहला कॉम्बिनेशन। दूसरा पॉसिबिलिटी कहां पे है, जब मैंने रोटी 10 बनाना प्रोड्यूस किया है तो पूरी का प्रोडक्शन कितना जा रहा है, तो पूरी का प्रोडक्शन जा रहा है 30। ठीक है, जब एक्स है मेरा 10
तो y है मेरा 30, तो ये हो गया y, ये हो गया कॉम्बिनेशन बी। इसके बाद सी कॉम्बिनेशन क्या है, रोटी है 20, रोटी है 20 और पूरी है, रोटी है 20 और पूरी है 28। तो इससे थोड़ा सा ऊपर हम लोग ले लेते हैं, सी। इसके बाद रोटी है 30 एंड दिस वन इज 24, तो ये मेरा यहां पे आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया डी। इसके बाद 40 पे 18 है, तो 40 पे 18 ये हमारा यहां आ जाएगा, ई कॉम्बिनेशन। इसके बाद 50 पे है 10, तो 50 पे है 10 और इसके बाद है 60 पे 0। आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अभी तक समझ में आ रहा है कि हमने क्या किया है। अब यहां पे पीपीसी की बात करते हैं। पीपीसी क्या है, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यानी उत्पादन संभावना वक्र, ठीक है। एक ऐसा कर्व है, एक ऐसा वक्र है जो दो वस्तुओं के अलग अलग कॉम्बिनेशंस को दिखाता है, जिसे एक प्रोड्यूसर अपने पास मौजूद सीमित संसाधन, यानी यहां पे सीमित संसाधन क्या है, आटा सीमित है, तो एक प्रोड्यूसर अपने पास मौजूद सीमित संसाधनों के इस्तेमाल से प्रोड्यूस कर सकता है। यह दिखाता है, पीपीसी दिखाता है कि अगर प्रोड्यूसर किसी एक चीज के प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहता है, ही विल हैव टू रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ अनदर वन। क्यों? क्योंकि संसाधन क्या है, सीमित है। समझ में आ रहा है, संसाधन क्या है, सीमित है। इस वजह से किसी एक चीज के प्रोडक्शन को अगर आप बढ़ाना चाहते हो, मान लेते हैं आप चाहते हो कि अधिक से अधिक रोटी आप बनाओ, तो उस केस में क्या करोगे, पूरी आप क्या करोगे, प्रोडक्शन रिड्यूस करोगे। यहां पे एक चीज समझिए क्या है, हमारे पास जो आटा है उससे क्या क्या विकल्प है, कितना रोटी कितना क्वांटिटी में हम बना सकते हैं, कितना पूरी बना सकते हैं। तो पहला पॉसिबिलिटी कि भाई पूरा का पूरा आटा आपने इस्तेमाल कर दिया पूरी बनाने में, तो टोटल पूरी कितना बनेगा 31 मान लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा साइज का है इसलिए हम लोग मान के चलते हैं। अब यहां पे क्या है कि रोटी जो है वो कितना पीसेस बन रहा है, 10 पीसेस बन रहा है। तो अब यहां पे भाई मेरा रोटी छोटा साइज का है, पूरी बड़ा साइज का है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। या दिल करे तो आप यहां पे इसको इंटरचेंज भी कर सकते हो। अगर आपका दिल कर रहा है कि किसी तरह का कंफ्यूजन है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस चीज को मार्क कर देते हैं एज अ रोटी एंड पूरी, कि भाई सर साइज के हिसाब से तो एग्जाम्पल दीजिए। तो चलो भाई एग्जाम्पल हम साइज के हिसाब से दे देते हैं। यहां पे चलो ये हो गया पूरी के लिए, और ये हम लोग मान लेते हैं रोटी के लिए। खुश? तो यहाँ पे इस हिसाब से ये यहाँ पे हम लोग दिखा रहे हैं पूरी को और यहाँ दिखा रहे हैं रोटी को। चलिए अब ठीक है, साइज के हिसाब से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर आपका पूरी छोटा बन रहा था, बड़ा बना था रोटी और छोटा बन रहा था। तो अब तो जस्टिफाई हो चुका है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर प्रोड्यूसर पूरा का पूरा आटा इस्तेमाल कर दिया किस चीज के प्रोडक्शन में, रोटी के प्रोडक्शन में, तो पूरी का प्रोडक्शन विल बी 0 क्योंकि आटा बचा ही नहीं है। दूसरा विकल्प क्या है कि अगर प्रोड्यूसर चाहता है कि भाई मैं 10 पूरी बनाऊं, बना सकता है, लेकिन उस केस में क्या होगा, पूरी का रोटी का प्रोडक्शन उसको कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे क्या देखने को मिल रहा है कि जैसे जैसे अगर आप एक चीज के प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हो तो दूसरे का प्रोडक्शन क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। यहां पे पीपीसी का कॉन्सेप्ट हमको यही देखने को मिल रहा है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब इसी चीज को अगर हम लोग डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करें तो हमारा ऐसा बनेगा, और उस चीज को हम लोग कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये बन गया हमारा पीपीसी कर्व। तो एक बार और देखते हैं, व्हाट इज पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसको शॉर्ट में हम लोग कहते हैं पीपीसी। ठीक है, पीपीसी इज अ कर्व दैट रिप्रेजेंट्स डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू कॉमोडिटी
which can be produced by a producer with the help of limited, or you can say scarce, resources and limited technology. It shows that if a producer wanted to increase the production of one commodity, he need to reduce the production of another commodity. I hope this one is clear. यहां तक कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर आप अपना फीडबैक दे सकते हो, ठीक है। बट आई थिंक ये सबसे इजी वे था ये समझने का कि भाई कैसे हम परफेक्ट टेबल बना। आपने देखा होगा कि जब मैंने टॉपिक लिखा तो मेरी पहली प्रायोरिटी थी आपको टेबल बनाना सिखाने के लिए। क्यों? क्योंकि सपोज अगर आप एग्जाम में आंसर लिख रहे हो पीपीसी से रिलेटेड, तो आपको अगर टेबल का प्रेजेंटेशन ही नहीं पता है। अच्छा एक चीज बताइए, ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे हम लोग इवन क्यों नहीं ले सकते। देखो मैं मानता हूं आपके दिमाग में होगा कि सर एक में इतना लग रहा है आटा, एक में बहुत ही कम लग रहा है, ठीक है, इतना अनयूनिफॉर्म चल रहा है। जनरली ऐसा ही होता है, जितना आटा आपको लगेगा पूड़ी बनाने में उतना ही आटा लगे रोटी बनाने में। एक रोटी बनाने में जितना आटा लगता है उतना ही पूड़ी में भी लगे, ये जरूरी नहीं है। लेकिन मान लेते हैं, खुदा ना खास्ता आप मान लेते हैं कि सर जितना मेरा एक रोटी में लग रहा है उतना ही आटा मेरा एक पूड़ी में भी लग रहा है, तब पीपीसी कैसा बनेगा? देखो उस केस में क्या होता है, पीपीसी जो बनेगा वो आपका इस तरीके से बनेगा, ना कि ऐसा बनेगा। अभी जो आप देख रहे होगे वो इस तरह का दिख रहा होगा, ठीक है। लेकिन मान लेते हैं कि जितना दोनों में अगर सेम क्वांटिटी लग रहा है रिसोर्स का, तो उस समय पीपीसी आपका ऐसा बनेगा, कॉनकेव नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है? कॉनकेव टू द पॉइंट ऑफ ऑरिजिन नहीं बनेगा। तो ये हमेशा याद रखिएगा, हो सकता है बट जनरली क्या होता है, दो वस्तुओं में सेम अमाउंट में रिसोर्स नहीं लगता है। जितना आटा जितना मैदा अगर मान लेते हैं आप यूज करो, जितना रिसोर्स आप यूज कर रहे हो समोसा बनाने में उतना ही रिसोर्स आपका लिट्टी बनाने में भी लगे, ये जरूरी नहीं है। तो एज अ प्रोड्यूसर, एज अ सेलर, यू कैन इमेजिन कि अगर आप देख रहे हो कि मुझे लिट्टी का प्रोडक्शन को बढ़ाना है, तो आप क्या करोगे, अपने रिसोर्स को समोसा से शिफ्ट करोगे लिट्टी की तरफ। ऐसा होता है ना। तो अगर मान लेते हैं दो कॉमोडिटी के बीच में सेम अमाउंट ऑफ रिसोर्स लग रहा है, तो आपका पीपीसी का अपीयरेंस ऐसा बनेगा, जो कि एक्सेप्शनली ऐसा होता है, बट जनरली ऐसा बनता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉनकेव। आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं है किसी को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब समझने की कोशिश करते हैं अबाउट कैरेक्टर, नेचर और यू कैन से प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी, ठीक है। देखो जो हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है अबाउट पीपीसी, इसी का मैं एक रफ डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है। तो मान लीजिए ये मेरा रफ डायग्राम है, ठीक है। वहां पे आपने देखा होगा स्टार्टिंग पॉइंट था मेरा ए और एंड पॉइंट था जी, ठीक है। यहाँ पे ओ एक्सेस सॉरी ओ ऑरिजिन दे दिया मैंने। अब यहाँ पे देखने को हमको क्या मिल रहा है, यहाँ मेरा है गुड एक्स, जिसको हम लोगों ने पूड़ी के लिए रखा था, ठीक है। गुड एक्स बोलो या पूड़ी मानो, जो दिल करे आपका मन, ठीक है। यहाँ पे मैंने गुड वाई या कह सकते हो रोटी के लिए मैंने इसको यूज किया है, ठीक है। तो पहला जो प्रॉपर्टी हमको यहाँ पे पीपीसी के नेचर को देख के सामने आता है, वो पहला प्रॉपर्टी क्या है? पहला प्रॉपर्टी जो आ रहा है सामने वो ये है कि पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड्स। अभी आप मेरे हाथ पे ध्यान दीजिएगा, जब भी मैंने डायग्राम बनाना स्टार्ट किया था, चाहे मैं इसके पिछले वाले स्लाइड की बात करूं चाहे यहां पे बात करूं, मैंने स्टार्ट किया था यहां से और एंड किया था यहां पे, ठीक है। यानी हमको क्या नजर आ रहा है कि पीपीसी स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी उत्पादन संभावना वक्र जो है ये हमारा ओरिजिन पॉइंट पे नतोदर होता है, झुका हुआ होता है लेफ्ट से राइट की ओर, ठीक है। यानी ये झुका हुआ क्यों रहता है? ये दिखाता है कि यदि संसाधन का वेस्टेज नहीं हो रहा है, संसाधन की कैपेसिटी जितनी है उतना आप सही तरीके से इस्तेमाल करो बिना वेस्ट किए, और ऐसे केस में अगर प्रोड्यूसर किसी एक चीज के प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहता है, तो उसको क्या करना होगा? दूसरे के प्रोडक्शन को क्या करना होगा? घटाना होगा। क्यों? क्योंकि संसाधन उसके पास क्या है? सीमित है। तकनीक जो है वो क्या है? सीमित है, ठीक है। तो वहां पे भाई जिसका जितना औकात रहता है उस औकात तक ही ना वो चीजों को इन्फ्लुएंस कर सकता है, बदल सकता है। मान लेते हैं कि भाई आप रोटी बढ़ाना चाहते हो प्रोडक्शन,
तो रोटी का प्रोडक्शन कब तक बढ़ा सकते हो? टिल द टाइम जब तक आपने पूरा आटा इस्तेमाल नहीं किया है, उसी लिमिट तक ना उसको आप बढ़ा सकते हो, तो चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि मान लेते हैं कि इस सिचुएशन में आपका ये डायग्राम बना जो हम लोगों ने अभी पीछे डिस्कस किया था। अब ये झुका हुआ क्यों नजर आ रहा है? तो इसका सीधा सा एक कारण है कि पीपीसी लेफ्ट से राइट की ओर, नीचे की ओर झुका हुआ रहता है। इसके पीछे कारण यह है कि यदि संसाधन का वेस्टेज नहीं हो रहा है, संसाधन सही तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, तो वैसी सूरत में अगर प्रोड्यूसर प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहता है तो उसको क्या करना होगा? दूसरे वस्तु के प्रोडक्शन को घटाना पड़ेगा, तभी वो जो पहली वस्तु है उसके प्रोडक्शन को वो बढ़ा सकता है। ठीक है, दूसरा जो हमको कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलता है, जो प्रॉपर्टी नजर आता है, वो ये है कि पीपीसी कॉनकेव टू द पॉइंट ऑफ ऑरिजिन है। ठीक है, तो पीपीसी को अगर आप यहां से देखते हो तो आपको कैसा नजर आता है? इट लुक कॉनकेव टू द पॉइंट ऑफ ऑरिजिन। तो ये कॉनकेव क्यों नजर आता है? बाबू ध्यान दीजिएगा, मैंने पीछे आपको बताया था कि पीपीसी आपका ऐसा भी हो सकता है, इस तरीके का भी दिख सकता है, लेकिन जनरली पीपीसी ऐसा दिखता है। तो ऐसा ना दिख के पीपीसी आपका ऐसा दिखेगा, ये किस बात पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है इस चीज के ऊपर। ये दिखाई दे रहा है आपको? इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये वो कारण है जिसकी वजह से पीपीसी आपको कैसा दिखता है? कॉनकेव टू द पॉइंट ऑफ ऑरिजिन दिखता है। यानी ये जो आपको दिख रहा है, इसको और कुछ नहीं, इसको कहते हैं एमआरटी या फिर एमओसी कहा जाता है। ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हो या मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कह सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको सरल भाषा में समझते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसको कहा जाता है? तो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्स। इसको सिंपल तरीके से इसको ऐसे समझिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? अवसर लागत जिसको हम लोग कहते हैं, वो क्या है? नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्स। मान लेते हैं कि आपको इस सिंपल सा उदाहरण देते हैं, आपके पास बेस्ट यूज क्या है रिसोर्स का? रिसोर्स का बेस्ट यूज मान लेते हैं आपके हिसाब से है ये वाला पॉइंट, पॉइंट नंबर ए। ठीक है, तो नेक्स्ट बेस्ट यूज क्या है? इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है कि भाई प्रोडक्शन करने वाला जो है वो रोटी ज्यादा प्रोड्यूस करना चाहता है, ये उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट बेस्ट उसके लिए क्या है? नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन उसके लिए ये वाला हो गया कि वो अपने संसाधन को का इस्तेमाल करके वो क्या करे? 30 पीस रोटी बना दे और 10 पीस क्या कर दे? पूड़ी बना दे। ठीक है, तो यहां पे नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज को हम लोग क्या कहते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, और जिस रेट से, जिस स्पीड से आप संसाधन को यहां से इधर शिफ्ट कर रहे हो, आप देख रहे हो ना कि आप इसका प्रोडक्शन बढ़ाना चाह रहे हो, तो इसका बढ़ाने के लिए आप क्या कर रहे हो? आपका जो आटा है, जो आप पहले सोच के बैठे थे कि रोटी में लगाओगे, अब आप क्या कर रहे हो? पूड़ी के प्रोडक्शन में लगा रहे हो। ठीक है, कि नहीं भाई हम ये नहीं बनाएंगे, हम ये बनाएंगे। ठीक है, ये नहीं बनाएंगे, हम ये बनाएंगे। ये पॉसिबिलिटीज है कि अगर आप मान लेते हैं 30 रोटी 31 रोटी बनाना चाहते हो तो पूड़ी बिल्कुल नहीं बनेगा जितना आटा है आपके पास। अगर आप 30 रोटी कॉम्प्रोमाइज करके बनाना चाह रहे हो तो 10 पूड़ी बन जाएगा आपका। यदि आप चाहते हो कि 28 रोटी बन जाए, ठीक है, तो उस केस में 20 पूड़ी भी बना सकते हो। अगर आप चाहते हो कि 24 रोटी बन जाए तो वैसे केस में 30 पूड़ी भी आप बना सकते हो। ये सब पॉसिबिलिटीज है, ये संभावनाएं हैं। ठीक है, जिसको एक प्रोड्यूसर जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है अपने पास मौजूद संसाधनों के इस्तेमाल से। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, तो यहां पे बेसिकली हमको यही समझना है कि एक उत्पादक, एक प्रोड्यूसर अपने पास मौजूद संसाधनों के उपयोग से कितनी कितनी मात्रा दो वस्तुओं की वो उत्पन्न कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो यहां पे बेसिकली आपको क्या रीजन दिख रहा है, किस वजह से पीपीसी आपका कॉनकेव दिख रहा है? तो इसके पीछे रीजन है आपका एमआरटी। ये जो एमआरटी है ये है रिस्पॉन्सिबल, और एमआरटी ये जो दिख रहा है आपको, ठीक है, ये कैसा देखने को मिल रहा है? तो ऊपर से अगर आप ध्यान दो तो ये जो एमआरटी है वो लगातार क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है। तो आप कह सकते हो कि जो पीपीसी आपको कॉनकेव नजर आ रहा है, ये कॉनकेव आने के पीछे रीजन क्या है? रीजन है आपका इंक्रीजिंग एमआरटी, या फिर कह सकते हो आप इंक्रीजिंग एमओसी। ठीक है, तो अब सवाल यह आता है कि सर एमआरटी या एमओसी क्या है? मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, और या फिर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। होता क्या? सीमांत अवसर लागत या मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, यानी किस रेट से आप संसाधन को शिफ्ट कर रहे हो फ्रॉम ए टू बी, यानी किस स्पीड से आपको यहां पे शिफ्टिंग देखने को मिल रहा है। ठीक है, किस स्पीड से आपको दिख रहा है कि आप संसाधन को यहां से मूव कर रहे हो यहां पे, ताकि इसके प्रोडक्शन को आप बढ़ा सको। उसको हम लोग क्या कहते हैं?
MRT मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, अगर आप देखो तो इसको हम लोग आसानी से कैसे निकाल सकते हैं। अब अगर मान लेते हैं MOC आप निकालना चाहते हो या MRT आप निकालना चाहते हो, ये तो खैर ट्रिक था जिस हिसाब से आप बना रहे थे। अब टेक्निकली अगर आप बनाना चाहो तो कैसे बना सकते हो, कैलकुलेट करना चाहो तो कैसे कर सकते हो। चलिए देखिए इसको, यहां पे तो लॉस हमको कितने का वर्क नहीं पता, यहां पे गेन कितने का है, गेन हुआ है 1 का, ठीक है, लॉस हुआ है कितने का, सॉरी गेन हुआ है हमारा 10 का और लॉस हुआ है 1 का। ठीक है, यहां पे गेन लॉस हुआ है 2 का, ठीक है, इसके बाद गेन हुआ है 10 का, इसके बाद गेन हुआ है हमारा 10 का, लॉस हुआ है कितने का, 4 का। ठीक है, अब यहां पे आप देखो टेक्निकली अगर देखा जाए तो जब भी हम लोग MOC या MRT निकालने जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, लॉस बाय गेन करते हैं। ठीक है, लॉस बाय गेन करते हैं। तो यहां पे लॉस आप देखो किस हिसाब से देखने को मिल रहा है, तो लॉस यहां पे हो रहा है, ओके एक सेकेंड, यहां लॉस हुआ है 2 का 2/10, यहां लॉस हुआ है 4 का 4/10, यहां लॉस हुआ है 6 का 6/10, यहां लॉस हुआ है 8 का 8/10, यहां लॉस हुआ है 10 का 10/10। अब बाबू टेक्निकली अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो हमारा क्या यहाँ पे निकल के आ रहा है, यहाँ पे निकल के जो वैल्यू आएगा वो आएगा 0.1, यहाँ आएगा 0.2, यहाँ आएगा 0.4, यहाँ आएगा 0.6, यहाँ आएगा 0.8, यहाँ आएगा 1। ठीक है, यानी आपको दिखाई दे रहा होगा कि टेक्निकली अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करने जाए तो MRT इज इक्वल्स टू हम लोग क्या यूज करेंगे, यहां पे यूज करेंगे लॉस बाय गेन। ये आपका जो वैल्यू देगा ये आपका MRT या MOC के वैल्यू को कैलकुलेट कर देगा। यानी आपको दिखाई दे रहा होगा कि MRT जो है वो कैसा दिख रहा है आपको, लगातार बढ़ते हुए जा रहा है, और MRT या MOC का इसी तरीके से लगातार बढ़ना ये डिसाइड करता है कि PPC जो है वो कॉनकेव होगा या कॉन्वेक्स होगा। अगर मान लेते हैं ये केस उल्टा चला जाए तब क्या होगा, तो इसके बारे में हम लोग जब इंडिफरेंस कर्व पढ़ेंगे ना तो वहां डिस्कस करेंगे। ये बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ठीक है, कई बार क्या होता है ना, बच्चे क्या करते हैं, ये जो पैटर्न है यूज कर लेते हैं गेन बाय लॉस को। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, आप टेक्निकली देखना आपका गलत ही आएगा। क्यों, कितने का लॉस हुआ है ओवर कितने का गेन हुआ है, आप इसी चीज को कैलकुलेट करते हो, तभी ना इवेल्युएट कर सकते हो कि वेदर दैट गेन इज प्रॉफिटेबल और नॉट। ठीक है, तो यहां पे हमेशा याद रखिएगा कि पीपीसी अगर आपसे कोई पूछ दे कि कॉनकेव क्यों नजर आता है तो उसके पीछे सिर्फ एक कारण है, दैट इज इंक्रीजिंग एमआरटी। और एमआरटी इज इक्वल्स टू आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो एमआरटी इज इक्वल्स टू चेंज इन लॉस भी कहते हैं इसको, ठीक है, डिवाइडेड बाय गेन। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। पीपीसी जो आपने देखा है जनरली हमको ऐसा दिख रहा है। ठीक है, पीपीसी जनरली क्या होता है, आमतौर पे ऐसा दिखता है। मैंने आपको यह भी बता दिया है कि पीपीसी आपको ऐसा भी दिख सकता है। ठीक है, तो उस केस वो कब ऐसा दिखेगा, ऑब्वियस सी बात है जब आपका एमआरटी का जो बिहेवियर है, मान लेते हैं यहां पे एमआरटी 0.1 0.1 0.1 0.1 यानी कांस्टेंट ही जा रहा है, तो उस केस में क्या होगा, आपका पीपीसी कर्व का जो अपीयरेंस बन जाएगा वो कुछ इस तरह का बन जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है जनरली, जब जैसे जैसे आप एमआरटी के बिहेवियर को ऊपर से नीचे की तरफ जाओगे देखते हुए, तो वो क्या करता है, इंक्रीज करते हुए दिखाई जाता है। ठीक है, और उसका इंक्रीज होना ही ये डिसाइड करता है कि पीपीसी जो है वो आपका, एक सेकेंड, हाँ, तो वही डिसाइड करता है कि पीपीसी आपका कॉनकेव होगा या नहीं होगा। ठीक है,
अब आगे हम लोग देखते हैं, किसी ने आपसे पूछ लिया कि बताइए व्हाट डू यू मीन बाय शिफ्टिंग या रोटेशन या मूवमेंट इन पीपीसी। तो बहुत सिंपल सा चीज है बॉस, यहां करना क्या है कि जब पीपीसी, ये आपका पीपीसी है, अपने मूल स्थान से, ये उसका मूल स्थान है, ठीक है, जब पीपीसी अपने मूल स्थान से या तो आगे या पीछे चला जाए, या फिर ऊपर या नीचे की तरफ मूवमेंट दिखाई दे, एक काम करते हैं इसको अलग ही बना देते हैं, ठीक है। ओके, तो जब पीपीसी अपने मूल स्थान से या तो आगे या पीछे चला जाए, ठीक है, जिस भी कारण से, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, शिफ्टिंग मूवमेंट रोटेशन के नाम से जानते हैं। पीपीसी जनरली अपने मूल स्थान से, अगर देखो ये आपका मूल स्थान है, ठीक है, जिसको ए और जी माना है, या तो इस तरीके से या इस तरीके से, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, रोटेशन के हिसाब से भी सिंबलाइज करते हैं। तो मूवमेंट शिफ्टिंग रोटेशन का एक बेसिक सा फंडा यह है कि जब भी पीपीसी अपने मूल स्थान से कहीं भी खिसकता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मूवमेंट शिफ्टिंग या रोटेशन के नाम से जानते हैं। इसके पीछे दो चीजें रिस्पॉन्सिबल हैं। पहला, पीपीसी में जो भी मूवमेंट आएगा उसके लिए दो चीजें रिस्पॉन्सिबल है। पहला, चेंज इन रिसोर्सेस, ठीक है, ये कारण है जिसकी वजह से पीपीसी में इस तरह का चेंज देखने को मिलता है, ठीक है। और क्या कारण हो सकता है पीपीसी में शिफ्टिंग रोटेशन या मूवमेंट का, तो और एक कारण हो सकता है चेंज इन टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। ये दो कारण होते हैं जिसकी वजह से पीपीसी में क्या होता है, आमतौर पे हमको शिफ्टिंग मूवमेंट या रोटेशन देखने को मिलता है। तो चलिए अब इसको वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं। अगर मान लेते हैं कोई आपसे पूछे चेंज इन, चेंज कर देते हैं इसको, चेंज इन रिसोर्स, ये एक फैक्टर है जिसकी वजह से पीपीसी में चेंज आता है, ठीक है, पीपीसी के अपीयरेंस में कोई बदलाव आता है, ठीक है। तो रिसोर्स का बढ़ना और घटना बहुत बड़ चेंज, अगर चेंज का मतलब क्या होता है, रिसोर्स का बढ़ना, किसी चीज का बढ़ना या घटना, तो यहां पे हम लोग उसी चीज के बारे में बात करें। तो ये जो रिसोर्स में चेंज आता है ये दो तरह से आता है। पहला, इंक्रीज इन रिसोर्स होता है, ठीक है। दूसरा होता है आपका डिक्रीज इन रिसोर्स, ठीक है। ये दो तरीके से रिसोर्स में बदलाव आता है और इस बदलाव की वजह से पीपीसी में भी बदलाव देखने को मिलता है। पहले हम लोग एक रफ डायग्राम दोनों के लिए बना लेते हैं। यहां पे गुड एक्स हो गया, ये हो गया गुड वाई, राइट। सिमिलरली ये हो गया गुड एक्स गुड वाई। अगेन मैं रफ डायग्राम बना रहा हूं, जैसे अब ये रफ डायग्राम किस चीज पे आधारित है, तो हम लोग ऑलरेडी पीछे एक टेबल और डायग्राम बना चुके हैं, मान लो उसी आधार पे मैं बना रहा हूं। तो ये मैंने एक डायग्राम बना दिया, क्या था उसमें, ए और जी था। चलो सेम वही डायग्राम हम लोग यहाँ पे भी बना लेते हैं, अगेन ए और जी हो गया। तो ये बेसिकली दिखा रहा है कि भाई हमारे पास 1 kg आटा, उस 1 kg आटा से हम कितना रोटी, कितना पूड़ी, कितना एक्स, कितना वाई प्रोड्यूस कर सकते हैं। मान लेते हैं कि अब आपका 1 kg आटा ना होके अब आपके पास कितना है, 2 kg आटा है, यानी रिसोर्स क्या हो गया है, बढ़ चुका है। तो रिसोर्स बढ़ेगा तो उस केस में क्या होगा, प्रोड्यूसर के प्रोड्यूस करने का जो कैपेसिटी है वो भी क्या करेगा,
इंक्रीज कर जाएगा। यानी अब वो पहले की तुलना रोटी पूड़ी या गुड एक्स गुड वाई दोनों ही वो ज्यादा प्रोड्यूस कर सकता है, राइट? ठीक है, यानी ये ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इस वजह से हुआ है क्योंकि जब रिसोर्स इंक्रीज करता है तो प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्शन करने की जो क्षमता होती है उत्पादक का या प्रोड्यूसर का वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से अब वो क्या कर सकता है, पहले से ज्यादा दोनों वस्तुओं को प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक इसका उल्टा कर देते हैं, मान लेते पहले 1 केजी आटा था, अब उसके पास मात्र 700 ग्राम आटा है, तो उस केस में क्या होगा, उसका जो प्रोडक्शन करने का जो कैपेसिटी होगा दोनों ही वस्तुओं का वो घट जाएगा। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि रिसोर्स का बढ़ना घटना किस तरीके से पीपीसी के शिफ्टिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब आगे बात करते हैं हम लोग दूसरा फैक्टर जो पीपीसी में चेंज का कारण बनता है, दैट इज चेंज इन टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, अब प्रोडक्शन में बदलाव अगर आप देखो तो कितने तरीके से कर सकते हो, 3 तरीके से आप कर सकते हो। पहला, आपने डिसाइड किया कि भाई जो भी मैं तकनीक पहले यूज कर रहा था अब मैं एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करूंगा, किसके लिए, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स ओनली। ठीक है, यानी अब इस केस में आप क्या कर रहे हो, अब इस केस में आपने डिसाइड किया कि भाई जो मैं प्रोडक्शन करने जा रहा हूं वो एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करूंगा, लेकिन किस में, केवल और केवल गुड एक्स में। फिर दूसरे केस में आपने तय किया कि इस बार मैं एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करूंगा प्रोडक्शन का केवल और केवल गुड वाई में। ठीक है, फिर तीसरे केस में आपने तय किया कि भाई मैं जो एडवांस टेक्नोलॉजी है वो दोनों में यूज करूंगा। ठीक है, दोनों के प्रोडक्शन में मैं यूज करूंगा। तो आप इसमें प्रोडक्शन में कैसे बदलाव देखोगे, पीपीसी में किस तरह का चेंज देखोगे, तो फिर से अगेन हम लोग एक काम करते हैं, एक रफ डायग्राम पहले बना लेते हैं। ज्यादा दिमाग नहीं लगाइएगा आप लोग, ये तीनों डायग्राम अलग अलग है, नहीं तीनों एक ही है, साइज का डिफरेंस हो सकता है बट है अल्टीमेटली सेम ही। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि अब क्या हुआ, प्रोड्यूसर जो है उसने डिसाइड कि भाई ये काम करते हैं, अब गुड एक्स के प्रोडक्शन में हम नई टेक्नोलॉजी यूज करेंगे और एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करेंगे। तो होगा क्या, वाई का तो प्रोडक्शन जैसा था वैसा ही रहेगा क्योंकि उसमें तो कुछ चेंज आपने किया नहीं है, लेकिन सेम संसाधन से अब आप पहले से क्या करोगे, ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हो। समझ में आ रहा है, प्रोडक्शन करने का जो क्षमता है वो आपका बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि अब आप एडवांस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना शुरू कर चुके हो एक वस्तु में। इसको ऐसे समझिए, मान लेते हैं आलू है, ठीक है, आलू का चिप्स बना के बेचते हो आप, तो उस चिप्स को आप हाथ से कट करते हो, ठीक है, वो एक लेवल हो गया प्रोडक्शन का। अब आपने क्या किया, मशीन लेके आ गए, तो उस केस में क्या होगा, प्रोडक्शन करने का क्षमता आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, अब ज्यादा जो पतले पतले स्लाइसेस है, टुकड़े हैं, वो अब आप ज्यादा आसानी से काट सकते हो, उसकी वजह से प्रोडक्शन को आप और ज्यादा बढ़ा सकते हो, अपने प्रॉफिट मार्जिन को और ज्यादा बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो यहां पे हो क्या रहा है कि टेक्नोलॉजी आपने जैसे ही सुधार कर दिया, संसाधन क्या हो गया, मान लेते एक मशीन आपने खरीद लिया, उस मशीन के अंदर आपको सिर्फ आटा डालना है, ठीक है, वो समान मात्रा में आटा का टुकड़ा लेगा, समान मात्रा में पूड़ी बनाएगा, ठीक है, और वो सेक के बाहर निकाल देगा। यानी यहाँ पे क्या हो गया, वेस्टेज ऑफ रिसोर्स आपने मिनिमाइज कर दिया, यानी सेम क्वांटिटी ऑफ आटा से अब आपने वेस्टेज को मिनिमाइज करके प्रोडक्शन को अपना बढ़ा दिया, सिर्फ और सिर्फ एक कॉमोडिटी में। ठीक वैसे ही आपने डिसाइड किया कि भाई नहीं, एक्स में नहीं, मैं वाई में अच्छा टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करूंगा, तो उस केस में क्या हो गया, वाई का कैपेसिटी बढ़ जाएगा। और अगर आपने तय कर लिया कि नहीं, मैं एडवांस टेक्नोलॉजी क्या करूंगा, दोनों ही वस्तुओं पे इस्तेमाल करूंगा, तो दोनों का प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आई होप ये चीज समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। एक बहुत सिंपल सा फंडा है कि शिफ्टिंग, मूवमेंट और रोटेशन का मतलब क्या होता है। तो आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। और अगर कभी आपको लगता है कि ये सारे लेक्चर्स को अगर आप गो थ्रू करने के बाद किसी एक सेगमेंट में आपको कोई दिक्कत आता है, तो काइंडली अपना जो फीडबैक है या जो भी क्वेरी है उसको आप लोग कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हो, या
हम लोग से कांटेक्ट कर सकते हो थ्रू इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो बेसिकली आपका ये था एक मेन टॉपिक्स फ्रॉम इंट्रोडक्टरी पार्ट। ठीक है, आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, कीप स्टडी, ठीक है, एंड डू हार्ड वर्क। थैंक यू सो मच।